यह वीडियो आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। हमारा निवेदन दोनों पक्षों से है, चाहे वह पति हो या फिर पत्नी हो, इस विकल्प को हमेशा सर्वोपरि रखें। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, आप इसको ज़रूर देखें। आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि नुकसान क्या है और फायदे क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत तलाक लेना बहुत ही आसान है और आप 6 महीने से भी कम समय में फ्री हो जाते हैं। इससे आपका समय और पैसा दोनों ही बचता है और दोनों ही पक्षों के लिए ये फ़ायदेमंद है। आपके बीच में जितना झगड़ा लंबा चलेगा उसका फ़ायदा कोई तीसरा ही उठाएगा। और हमारे पास कई बार ऐसे फ़ोन आए हैं जिन्होंने हमें ये कहा है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम शर्तें किस प्रकार लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे आपको प्रार्थना पत्र कैसे बनाना है, उसमें शर्तें कैसे लिखनी है और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। जहाँ पर कोई भी केस नहीं चल रहा हो, ना दहेज केस चल रहा है, ना 125 CRPC का भरण पोषण का कोई केस चल रहा हो या फिर घरेलू हिंसा का कोई भी केस नहीं चल रहा हो, उस परिस्थिति में आपको किस प्रकार अपनी शर्तें लिखनी हैं वो इस वीडियो में बताया गया है। आने वाले समय में हम इसके 2 पार्ट और लेके आ रहे हैं। ये हमारा पहला भाग है। दूसरे पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपके कोई भी केस चल रहे हैं तब आपको वो शर्तें किस प्रकार लिखनी है। और तीसरे पार्ट में हम लेके आएंगे कि यदि आपके बीच में कोई बच्चा है तो बच्चे के संबंध में शर्तें किस प्रकार लिखनी है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि साधारण तलाक समझौता पत्र कैसे लिखें, तस्दीक व शपथ पत्र कैसे बनाते हैं और अन्य क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। इसमें आपको ये लिखना है, सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय। यदि इसके आगे कोई संख्या है तो आप संख्या लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, आजकल बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद आप शहर का नाम लिखना, दीवानी मूल वाद संख्या, इसको आप खाली छोड़ देना, ये कोर्ट का काम है, वो देंगे। तारीख प्रस्तुति, आप किस तारीख को ये प्रार्थना पत्र फाइल करने जा रहे हैं वो लिखना है। और प्रार्थीगण में जो पहला है, यदि आप पहले और दूसरे दोनों में पति पत्नी का ही नाम आएगा, लेकिन हमने जो ये प्रार्थना पत्र बनाया है ये पहले स्थान पर पति का नाम लिखते हुए बनाया है। यदि आप पहले स्थान पर पत्नी का नाम लिखते हैं तो शर्तों में उसी हिसाब से फेरबदल कर लेना, क्योंकि हमने पक्षकार लिखा है, कहीं पे प्रार्थी संख्या 1 लिखा है, प्रार्थी संख्या 2 लिखा है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करना। वैसे हमने जो प्रार्थना पत्र बनाया है यह प्रार्थीगण में जो 1 नंबर है यहाँ पर पति का नाम लिखा हो तो उस हिसाब से बनाया गया है। आपको विषय में लिखना है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री बाबत। नीचे आपको लिखना है, महोदय जी, प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आपको पहले नंबर का जो पैरा है इसमें लिखना है, यह है कि पक्षकारों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह दिनांक, जिस तारीख को आपका विवाह हुआ है वो आपको तारीख लिखनी है, को आपको शहर का नाम लिखना है, मैं संपन्न हुआ था। फिर यदि ये बात आपके मामले में लागू होती है तो लिखना है कि इस विवाह से पक्षकारों के कोई संतान नहीं है। यदि है तो इस विवाह से पक्षकारों के बीच 2 3 4 5 6 7 जितना भी है वो आपको लिखना है कि संतानों का जन्म हुआ था। दूसरा पैरा आपको ऐसे लिखना है, यह है कि विवाह के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य कई बिंदुओं पर वाद विवाद रहे एवं इन विवादों के चलते उनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो सका और आखिरकार दोनों पक्ष दिनांक आप जिस तारीख से अलग रह रहे हैं उसका उल्लेख अवश्य करें। तो यहाँ पे लिख देना, दोनों पक्ष दिनांक जिस तारीख से अलग रह रहे से अलग अलग हो गए। पक्षकार पिछले जितने भी साल से हमने जो वाई लिखा है, या 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना, 10 साल 12 साल जो भी है, अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और उनमें अब फिर से पति पत्नी के संबंध पुनः स्थापित होने की कोई संभावना नहीं है। चौथे पॉइंट में आपको ये लिखना है, पिछले काफ़ी समय से दोनों पक्ष के समाज के लोगों व मिलने जुलने वालों ने समझाइश के काफ़ी प्रयास किए, परंतु प्रार्थीगण के मध्य वैचारिक मतभेद इतने अधिक हैं कि ये समझौते के प्रयास भी सफल नहीं हो सके। इसके बाद आपको 5वां जो है वो ये लिखना है कि पिछले काफ़ी समय से दोनों पक्षों ने अपने विवाह के भविष्य को लेकर काफ़ी सोच विचार किया और अंततः यही नतीजा निकाला कि उनका भविष्य में फिर से पति पत्नी के रूप में साथ रहना संभव नहीं है। और उसके बाद में 6th पॉइंट है, उपरोक्त कारणवश दोनों पक्ष परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, हिंदी में पॉइंट है इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, आप समझ ही रहे होंगे।
सातवां जो पॉइंट है वो इस प्रकार है कि दोनों ही पक्ष अभी युवा है। यदि सही समय पर उनका विवाह विच्छेद हो जाता है तो फिर से अपना नया जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। आठवें पॉइंट में आपको लिखना है कि विवाह विच्छेद ही दोनों पक्षों की समस्याओं का एकमात्र हल है। और नौवें में लिखना है परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री लेने में दोनों ही पक्षों का हित है। और 10 नंबर जो है उसमें आपको लिखना है ऐसी कोई कानूनी बाधा या अड़चन नहीं है जिसकी वजह से पक्षकारों के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं की जा सके। और 11 नंबर में आपको लिखना है प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 का समस्त स्त्री धन उसे लौटा दिया है। अब प्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थी संख्या 1 के पास कोई भी जेवर या अन्य सामान नहीं है और न ही भविष्य में प्रार्थी संख्या 2 इस संबंध में कोई क्लेम या दावा कर सकेगी। दोस्तों ये जो प्रार्थी संख्या 1 है ये पति है, जैसा हमने आपको पहले ही ऊपर बताया था, और प्रार्थी संख्या 2 पत्नी है। यह है कि द्वितीय पक्षकार को यह स्वीकार है कि उसका कोई दहेज का सामान या स्त्री धन प्रथम पक्षकार के पास नहीं है तथा उसने अपने आजीवन भरण पोषण के संबंध में उसे कोई उज्र ऐतराज नहीं है, क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 के आजीवन भरण पोषण हेतु उसे एक मुश्त राशि अदा कर दी है। इस संबंध में समस्त विवादों को वो पहले से ही परस्पर सहमति से सुलझा चुके हैं। दोस्तों ये पैरा उन लोगों के लिए है जो अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताना चाहते कि उन्होंने कितने रुपए में समझौता किया है या फिर कितना धनराशि का लेन देन हुआ है, या वो लेन देन हुआ ही नहीं है, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से कहा कि हम इस राशि का कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे या फिर हमने कुछ भी नहीं लिया है। ये उनके लिए है। लेकिन सपोज करो, मान लीजिए कि यदि पति कोई पैसा दे रहा है और उसके बदले ही वो तलाक ले रहा है, तो उसको इस प्रार्थना पत्र में उस राशि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। और आमतौर पर जज भी पूछते हैं कि आप कुछ इनको भरण पोषण के लिए दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। यह है कि पक्षकारों ने परस्पर सहमति से ये भी तय किया है कि प्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 2 के आजीवन भरण पोषण के लिए जो श्रीमान न्यायालय में जमा करा दी जाएगी और 3 महीने पश्चात उसे रिन्यू कराकर पुनः न्यायालय में जमा करवा दी जाएगी, द्वितीय मोशन के समय प्रार्थी संख्या 2 को दे दी जाएगी। तत्पश्चात प्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध भविष्य में भरण पोषण का कोई भी मुकदमा करने की अधिकारिणी नहीं होगी और न ही उससे कोई मौद्रिक अनुतोष, विवाह खर्च या किसी प्रकार का प्रतिकर प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। यदि प्रार्थी संख्या 2 अंतिम रूप से तलाक लेने से इनकार कर देती है तो उसे उक्त राशि पर कोई हक या अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये राशि प्रार्थी संख्या 2 को उक्त तलाक के बदले ही दी जा रही है। इस तलाक के बाद दोनों पक्षकारों की चल व अचल संपत्ति में एक दूसरे का कोई हक, हिस्सा या अधिकार नहीं रहेगा। आपको नीचे डिमांड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक लिखने के बाद लिखना है संलग्न है। इसके बाद में आपको लिखना है यह है कि यदि प्रथम या द्वितीय पक्ष द्वितीय मोशन के समय उपस्थित नहीं होता है तो उसे रुपए वापस मांगने का अधिकार नहीं होगा। यानी जो पक्ष पैसा दे रहा है वो यदि द्वितीय मोशन में नहीं आता है तो पैसा वापस नहीं मांगेगा। और यदि द्वितीय पक्ष यानी पत्नी द्वितीय मोशन में हाजिर नहीं होती है तो उसे या तो वो रुपए लौटाने होंगे उसने प्राप्त कर लिए हैं तो, या उस राशि को एक मुश्त भरण पोषण राशि मानी जाएगी। तत्पश्चात प्रार्थी संख्या 2 यानी पत्नी भविष्य में किसी प्रकार के भरण पोषण का दावा नहीं करेगी। दोस्तों ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिखना। यह है कि प्रार्थीगण के मध्य आज से पूर्व कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई है, न ही आज तारीख में उनके बीच किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी या दीवानी मुकदमा लंबित है। दोनों ही पक्षकारों के मध्य किसी भी तरह की कोई दुर्भी संधि नहीं है। फिर आपको लिखना है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य श्रीमान न्यायालय में एक मुकदमा अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का चल रहा है तथा प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 जिस शहर में आप ये लगा रहे हैं उसी का नाम लिख देना कि प्रार्थी 2 शहर के निवासी हैं। इस कारण श्रीमान न्यायालय को इस दरखास्त की सुनवाई पर निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दोस्तों यदि कोई भी ऐसा मामला नहीं चल रहा है, सामान्यतः होता क्या है कि तलाक का मुकदमा पति लगा देता है, तब ये स्टेज आती है कि लड़की पक्ष या दोनों पक्ष मिल बैठ के तय करते हैं कि जब बनना ही नहीं है तो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये लिखा है। यदि आपके मामले में कोई तलाक का मुकदमा नहीं चल रहा है तो इस पैरा को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है।
यह है कि न्यायालय शुल्क के 20 रुपये के स्टाम्प अलावा तलबाना प्रस्तुत। यह है कि प्रार्थीगण विदित पति पत्नी हैं तथा वे परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं। उनके मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने में कोई कानूनी बाधा या अड़चन नहीं है। अतः दोनों पक्ष संयुक्त रूप से निवेदन करते हैं कि उनके मध्य परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाकर उनके मध्य दिनांक, जो डेट है आपके शादी की वो लिखनी है, को हुए विवाह को विघटित किया जाए तथा ये घोषित किया जाए कि प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 अब पति पत्नी नहीं है। आपको नीचे शहर, तारीख लिखनी है, पेश करने की तारीख, और यहाँ पे दोनों के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर के नीचे आप नाम लिख देना। फिर आपको इसका जो शपथ पत्र है वो तस्दीक जो होती है वो कैसे बनाते हैं वो भी आप लिख दीजिए। तस्दीक में लिखना मैं, फिर ये जो पति है वो पति अपना नाम लिखेंगे, पुत्र श्री, पिता का नाम, फिर उम्र और जाति, निवासी। तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त दरखास्त की पद संख्या 1 से 16 में लिखे गए तमाम तथ्य मेरे निजी ज्ञान व कानूनी जानकारी में सही व सत्य हैं। तस्दीक करता, यहाँ पे पति के हस्ताक्षर होंगे। प्रार्थी संख्या 2 पत्नी है, उसके नाम से भी वही सेम आपको लिखना है, श्रीमती। फिर पत्नी अपना नाम लिखेगी, फिर पति का नाम, और फिर पुत्री किसकी है उसका नाम लिखेगी, फिर उम्र, निवासी, और बाकी की लाइन वही आएगी जो ऊपर आई है, और नीचे अपने हस्ताक्षर करेगी। फिर शपथ पत्र आपको ऐसे बनाना है। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय संख्या जितनी भी है 1 2 3 4 5 आजकल बढ़ते जा रहे हैं, शहर का नाम और मुकदमा संख्या, ये या वही कोर्ट वाला वही खाली छोड़ देना। प्रार्थीगण पति और फिर पत्नी। शपथ पत्र, यहाँ पे ये शपथ पत्र का जो शीर्षक है आपको ये ऐसे लिखना है। उसके बाद फॉर्मेट सेम है। मैं पति अपना नाम लिखेंगे पति, और पुत्र श्री अपने पिता का नाम लिखेंगे, उम्र और जाति, निवासी। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि संलग्न दरखास्त में मैं प्रार्थी संख्या 1 हूँ तथा इसके समस्त तथ्यों का मुझे निजी ज्ञान है। संलग्न दरखास्त की पद संख्या 1 से 16 में लिखे गए तमाम तथ्य मेरे निजी ज्ञान व जानकारी से सही होना कथन करता हूँ। संलग्न दरखास्त को इस शपथ पत्र का अंग शुमार कर पढ़ा व समझा जाए। नीचे शपथ करता, नीचे फिर वही सेम तस्दीक आ जाएगी, ये पति की है। फिर सेम ऐसा ही एक शपथ पत्र पत्नी के नाम का तैयार होगा, जो पूरा सेम वही है, सिर्फ नाम पते ही चेंज करने। इस प्रार्थना पत्र के साथ में आपको अपने जो शादी का सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हो, दोनों का फ़ोटो लगेगा, जॉइंट फ़ोटो। आप अपने आधार कार्ड लगाएंगे और शादी का कार्ड छपा है तो आप वो लगाएंगे। बाकी इसमें कोई दस्तावेज नहीं चाहिए और फाइल पूरी बनती है। आप किसी भी वकील से आप सलाह करके भी इसको बना सकते हैं और ख़ुद भी पेश कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो मेन जो पैसे का लेन देन है वो ही है बस, तो उसी को थोड़ा आप ध्यान देना। एक चीज़ आपको इस पिटीशन को यदि आप पेश करने जा रहे हैं, आपके बीच में इस वीडियो को देखने के बाद ये लगता है कि हमें ये पिटीशन पेश करनी है, तो सावधानी आपको क्या रखनी है वो आपको बता देता हूँ कि जब आपके बीच में कोई भी चीज़, जैसे चाहे शादी हो, नहीं आगे निभनी है या फिर वो आपको लगता है कि आगे ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो आप शांति से अलग हो जाएं। लेकिन यदि इसमें पैसे की कोई बात आती है कि नहीं हम तो पैसा लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं, पैसा लेके ही छोड़ेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपका एक लगाव है उसको थोड़ा सा आप साइड में रख के थोड़ा इसको बिजनेस समझिए। वहाँ पे आपको जो डील करनी है, यदि आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी से कर्जा लेकर के इतना पैसा दे रहे हैं कि उसकी आप किस्तें भी ना भर पाओ। आप किसी जो सूद पे पैसा देते, ब्याज पे देते हैं, उनसे भी आपको पैसा इतना भी नहीं लेना है कि आप उनका उम्र भर ब्याज ही चुकाते रहो, आप खड़े ही ना हो पाओ। तो इस प्रकार का कुछ भी आपको नहीं करना है। इससे अच्छा है आप केस ही लड़ते रहो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है या पत्नी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कहती है मुझे तो ताजमहल बना के दे दो, मुझे चांद पे प्लॉट दे दो, तो वो डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती, पत्नी को भी कुछ नहीं मिलता। तो यदि आप ये सोचते हो कि मुझे कोर्ट में धक्के नहीं खाने हैं, कोर्ट में नहीं जाना है, नुकसान क्या है वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, लेकिन यदि पैसा आप कर्ज में जा कर के दे रहे हो तो ऐसा कुछ मत करना।
ये इसकी मुख्य सावधानी है। कर्जे में जाके किसी से उधार पैसा महंगी ब्याज दर पे लेके इस प्रकार का तलाक मत लेना। ये सोच के मैंने खुद को तसल्ली दे ली कि अगर मैं गलत हूं तो फिर मैंने तुझे खो दिया, लेकिन अगर तू गलत है तो तेरे पास पूरी जिंदगी बची है अफसोस करने के लिए, क्योंकि एक लड़के को वो लड़की मिल ही जाती है जो उससे सच्चा प्यार करती है, सिर्फ उसी से प्यार करती है। लेकिन एक लड़की को वो लड़का बड़ी मुश्किल से मिल पाता है जो सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है।